हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान दे रहे होंगे और साथ ही अपने परिवार का भी ध्यान दे रहे होंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग जो भी मैं रोज़ पढ़ा रही हूँ उसका रोज़ रिवीजन कर रहे होंगे और आपको करना है। ये मैं जो भी बोलती हूँ मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, वो मैं आपके ही लिए बोल रही हूँ, आपके फ़ायदे के लिए ही बोल रही हूँ। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगेगी पढ़ी तो थी लेकिन ये याद नहीं आ रही है। इसलिए रिवीजन हमें कंटिन्यू करना चाहिए, यही करना है। और आज का लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं अब, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले हमें क्या करना रहता है, रिवीजन। तो पिछले लेक्चर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, भाग 4 का क, जिसमें पहला मैंने बताया था कि जो भी हमारे राष्ट्र ध्वज हैं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, राष्ट्रगान का हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना है। चाहे वो हमें मतलब अगर हम उस चीज को नहीं भी करना चाहे तो नहीं करे, ऐसा नहीं है, ये कंपलसरी है। इसको मैंने क्या बताया था, कंपलसरी है। ये कोई चाहे या ना चाहे लेकिन उसे करना ही करना पड़ेगा। अगर फ्लैग है तो आपको उसको सल्यूट करना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है। और उसके साथ ही अगर राष्ट्रगान यानी कि जो नेशनल जो भी हमारा एंथम है उसको हमें जब हमारे सामने वो बजे या फिर जब भी हमें ऐसा सुनाई पड़े तो हमें खड़े होना, वो भी सावधान पोजीशन में, ऐसे ही कैसे भी नहीं खड़ा होना है, हमें उसे रिस्पेक्ट देना है। और उसके बाद मैंने बताया था, ये तो पहला था। दूसरा बताया था कि जो स्वतंत्रता में स्वतंत्रता के समय जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, मैंने बताया था कि जो भी राष्ट्रीय आंदोलन उसको हमेशा हमें अपने हृदय में सजो के रखना है। यानी ये हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे फ्रीडम फाइटर, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने कैसे हमें आज़ादी दिलाई, ये हमें हमेशा याद रखना है। और जब भी इन फ्यूचर हमारे साथ कुछ गलत कोई नेता या फिर कोई करे तो हम इस बात का मतलब जो भी जैसे उन्होंने आंदोलन किया था हम आज भी करने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं। उसके बाद मैंने तीसरा क्या बताया था, देश की रक्षा। हमें हमारे देश की रक्षा में हमेशा तत्पर रहना, हमेशा मतलब तैयार रहना है कि हाँ मैं देश की रक्षा के लिए खड़ा हूँ। हमेशा ये नहीं सोचना कि मैं एक फोर्स मतलब मैं सेना में हूँ या नहीं हूँ, कोई भी हो, लेकिन उसे देश की रक्षा का पूरा उसके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि वो देश की रक्षा करे। उसके बाद हमारा क्या आता है, फोर्थ में क्या है कि जो भारत में जो भी मतलब जो भी लोग हैं, जो भी धर्म है, सब में भाईचारा बना के रहना है। भाईचारा के साथ सबके साथ मिलजुल कर रहना है। हमें किसी के साथ ऐसा नहीं कि भेदभाव करें, सबके साथ मिलजुल कर हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद पांचवा मैंने क्या बताया था कि जो हमारी सामाजिक संस्कृति है उससे हमें संस्कृति और जो है हमारे जो कल्चर है उसे हमेशा हम बढ़ाना है, आगे उसे खत्म नहीं करना है। उस बात के लिए हमें मतलब हमेशा ये प्राउड फील होना चाहिए कि हम इस देश के सिटीजन हैं। हम ऐसे देश में हैं जहाँ बहुत डिफरेंट टाइप की कल्चर पाई जाती है, जिसके लिए पूरा देश पूरी दुनिया हमें जानती है और हमें रिस्पेक्ट करती है। तो हमारी संस्कृति जो हमारी कल्चर है वो हमें हमेशा आगे बढ़ाते रहना है। उसके बाद 6th में क्या मैंने बताया था कि जो हमारे एनवायरनमेंट है, प्राकृतिक जो है और पर्यावरण, इसका हमें क्या करना है, संरक्षण करना है। क्या करना है, संरक्षण करना है। ये भी हमारे लिए कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं कि हमारी इच्छा है तो करें या नहीं इच्छा है तो नहीं करें, नहीं, ये हमें करनी ही करनी है। क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो हमारे लिए ही है। अगर वो नहीं रहेगा तो हम भी नहीं होंगे।
इन फ्यूचर हम ये सोचें कि हम सब कुछ खत्म करके, जो भी फॉरेस्ट है, जो भी जंगल है, सब खत्म करके हम सब जगह साफ कर दे, तो हम भी साफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसी से हमें जो भी सांस लेते, जो ऑक्सीजन मिलती है, हमें उसी सब से मिलती है। तो इसलिए इस जो भी अर्थ पे जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो सब हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमें ऐसा लगता है कि बाकी हमारे जीवन में जो ज़रूरी चीज़ है उससे बल्कि ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसलिए इसका भी हमें सेफ्टी देखना है, इसे भी हमें बचा के रखना है। उसके बाद आता है सेवेंथ में क्या मैंने बताया था कि जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी जो हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमेशा आगे मतलब बढ़ाना है, उसे लोगों में, जो हमारी नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उसमें हमें हमेशा उस बात के लिए जागरूक करना है कि वैज्ञानिक भी एक मतलब ऐसी फील्ड है जिसमें हमें जाना चाहिए। आप लोग को जाना, उन्हें हमेशा इस चीज़ के बारे में हमेशा नॉलेज देनी चाहिए कि इस फील्ड में भी जाएं, जिससे हमें हमारे देश को अलग अलग तरह के जो मतलब वैज्ञानिक हमें मिलते रहें। हमारी नई जनरेशन ही तो अगर हम उन्हें बताएंगे तो उन्हें पता चलेगा, फिर उस चीज़ को जानने के लिए वो उत्सुक होंगे, फिर उस फील्ड में जाएंगे, तभी तो हमें नए नए वैज्ञानिक मिलेंगे। नहीं तो अगर उन्हें नहीं मालूम रहेगा, हम नहीं बताएंगे, तो उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा। सो इसलिए उन्हें हमेशा इस ओर आगे बढ़ाना है, अग्रसर करना है। उसके बाद 8 में हमारा क्या है, ये जो है इसमें मैं एक भूल गई, उसके लिए सॉरी। ये 3rd जो था वो क्या था, भारत की एकता और अखंडता, इसको हमेशा हमें बनाए रहना। और प्रभुता, क्या था, प्रभुता, इसको हमेशा हमें बनाए रखना है कि हम एकजुट होकर रहें और हम मतलब अखंड हों, जिसे कोई तोड़ ना सके, हमसे कोई कभी हम आपस में हमेशा मिल कर रहें, कभी टूट के अलग ना हो। तो ये 3rd था, मैं ये भूल गई। ये उस हिसाब से अब ये 7th है। तो मैंने बताया था जैसे कि 1, 7 और 9, 11 कंपलसरी है, तो ये नंबरिंग गलत हुआ था और एक भूल गई, तो इसकी वजह से एक पीछे हो गया। अब 8th हो गया हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और 9th जो है हमारा क्या है, सार्वजनिक जो भी चीजें हैं, संरक्षण, ये भी कंपलसरी है। जो भी हमारे लिए मतलब गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है, जो हमारे लिए गवर्नमेंट ने बना के हमें प्रोवाइड करवाई है, उसका हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको हमें तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो उस चीज़ का कंपनसेशन हमसे ही लेगी गवर्नमेंट, और उस बात के लिए हम पर कार्रवाई होगी, हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वो हमें यूज़ करने के लिए दिया गया है, ना कि हमें उसे तोड़ने के लिए या फिर अपना जो भी मतलब आक्रोश दिखाने के लिए नहीं दिया गया है वो। और 10वां क्या है हमारा, कि जो व्यक्तिगत और मतलब एवं सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां जो होती हैं, वो उस क्षेत्र में हमेशा हमें आगे बढ़ना है। मतलब उस क्षेत्र में सबको मिलजुल कर एक इंसान को भी और सामूहिक रूप से सबको मिलजुल कर अपनी गतिविधियां, जो भी हमारी मतलब चीज़ें होती हैं, वो आगे बढ़ाना है हमें। हमारा जो कल्चर है वो सब हमें आगे बढ़ाना है, ना कि अलग एक व्यक्तिगत के तौर पे भी मैं अपने मतलब जो भी मेरा कल्चर है वो आगे बढ़ाऊं, और सामूहिक रूप से भी उसको आगे बढ़ाऊं, क्योंकि हमें उसे प्रोटेक्ट करना है हमारी नई जनरेशन के लिए भी। उसके बाद आता है 11, इसमें क्या था, माता पिता या जो संरक्षक होते हैं, माता पिता और जो संरक्षक होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल कंपलसरी भेजना उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर ये फोर्सेबल रहता है, मतलब ये उनके लिए ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक छोटा बच्चा अपनी अच्छाई और बुराई नहीं जान सकता है, लेकिन इसलिए ये पेरेंट्स को ये ड्यूटी दी जाती है कि वो
उस बच्चे के लिए उसको स्कूल तक लाने की जिम्मेदारी माता पिता की होती है, वो उन्हें करना ही है। क्यों? क्योंकि ये एक तो 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री इसीलिए एजुकेशन दिया जा रहा है ताकि सारे बच्चे पढ़े और एजुकेटेड बने, जिससे लोग जागरूक होंगे, आगे बढ़ेंगे, उनकी सोच बढ़ेगी। तो ये जिम्मेदारी माता पिता या फिर जो संरक्षक है उसकी है और उन्हें ये करना ही करना है। तो ये तो हुआ पिछले लेक्चर का रिवीजन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भाग 5 यानी पार्ट 5। अब हम आगे का जो हमारा भाग है यानी जो पार्ट 5 पढ़ेंगे, इसे ये कहा जा सकता है कि ये संविधान का एक ऐसा भाग है जो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। हम जो नागरिक है, आम जनता है, जो भी हम सिटीजन हैं, हमें इसको जानना, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? भाग 5 को क्या कहा गया है? इसे संघ कहा जाता है। संघ कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यूनियन ऑफ इसे इंग्लिश में यूनियन ऑफ नहीं, सेंट्रल कहा जाता है। सेंट्रल, जिसमें सेंट्रल में क्या क्या आ जाते हैं? ये भाग 5 में सेंट्रल में तो सब कुछ आता है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या कितना आपको मतलब कितना कुछ है हमारे जानने के लिए हमारे संविधान में। वैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि पॉलिटी मतलब बोरिंग है, लेकिन जब आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, जब इसको पढ़ने के लिए नहीं आप बल्कि जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऐसा सोचेंगे कि मैं देखूं मेरे देश के लिए संविधान में मेरे लिए क्या है और क्या क्या लिखा है। हमारे संविधानकर्ताओं ने इतनी मेहनत की है, उन्होंने कुछ तो अच्छा ही लिखा होगा हमारे लिए। तो वो जब हम एक इंटरेस्ट के साथ जाने मतलब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें बोरिंग नहीं बल्कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि कितना दूर तक उन्होंने सोच के ये सब लिखा है। तो अब भाग 5 शुरू करते हैं। इसमें कहाँ से कहाँ तक? ये तो सेंट्रल इसे, और ये आता कहाँ से कहाँ तक है? भाग 5 में मैंने बताया दिया 52 से 151 तक आता है। भाग 5 में पहला जो है वो क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए ये भाग 5 में पहला जो मतलब एक पोर्शन है, एक अलग अलग हिस्से, ऐसा नहीं कि 52 से 151 तक एक ही पोर्शन है जैसे बाकी सब में कैसा था, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ऐसा नहीं, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है? राष्ट्रपति, यानी जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके बारे में है कि उनका कैसे मतलब इलेक्शन होता है, उनको कैसे वो अपना काम करते हैं, वो सब इसमें डिटेल में है। तो हम आगे अब पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति के लिए क्या है? 52 से लेके 61 तक राष्ट्रपति के लिए बारे में बताया गया कि वो कैसे अपना काम करते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, फिर वो कैसे कैसे अपने हर चीज को कंट्रोल करते हैं वो। तो पहले भाग ये राष्ट्रपति के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? पकानी कोका दुयु दसम, ये हमारा ट्रिक है याद करने के लिए, जो कि बहुत ही इजी है। ये एक ऐसा दिख रहा है कि ये क्या है, लेकिन इसमें ही उनके जो काम है वो सब मतलब अलग अलग तरह से हैं। तो ये क्या है? 52 ये है, 53 ये है, 54 ये है, 55 ये है, 56, 57, 58, 59, 60, 61। देखिए ये सब हो गया। जो हमारे प्रेसिडेंट के लिए जो बारे में है वो सब इतने में ही है। देखने में कितना छोटा हो गया और इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मतलब इतना जल्दी से पूरा हो गया। और इसमें है ही क्या आप ज़्यादा कुछ, वैसे तो मैंने सब इसका ट्रिक बता दिया, अब मैं इसको डिटेल में बता दूंगी और ये खत्म हो जाएगा। तो पहला जो है 52 हम पढ़ेंगे। ये इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रपति का पद है, वो कहाँ से लिया गया है? यूके के रानी के, वहाँ का जो रानी होती है वहाँ की, उनसे लिया गया है। इसमें देखिए ये, अब मैं देखिए जो जैसे से पढ़ा रही हूँ
इसमें जो यहाँ के ट्रिक में कि जो मतलब पहला अक्षर है वो इसमें कहाँ है वो मैं आपको इसी में बता दे रही, ताकि वो आपको ऐसा ना लगे कि ये कहाँ इसमें मैच हो रहा है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। तो ये देखिए पद, ये जो हमारा प से पद, तो 52 में क्या है पद कहाँ से लिया गया है, यूके के रानी वहाँ पे जो रहती है वहाँ उनसे लिया गया है, यो राष्ट्रपति का पद होता है। अब इसको हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे 53 में क्या है कि जो हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, कितने साल का उनका कार्यकाल होता है, नहीं कार्यकाल, कार्यपालिका, राष्ट्रपति का जो कार्यपालिका यानी वो काम क्या करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो उनका काम करने का कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, जिसे हम क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे तो प हो गया और ये हमारा का हो गया, ये का 53। अब मैं इसको बताऊंगी कि आपको इसमें क्या याद रखना है। ये कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, लेकिन इसमें भी दो टाइप है। पहला क्या है, पहला जो हमारे औपचारिक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ऑफिशियल। ये ऑफिशियल तो मतलब ये एक औपचारिक हो गया और एक हो गया वास्तविक। पहले लिख लेती हूँ फिर उसके बाद आपको डिटेल बताती हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। ये क्या हो गया रियल। औपचारिक यानी वो इंसान जो मतलब एक ऑफिशियली, जिसकी एक ऑफिशियली कहा जाए कि ये इस चीज का मालिक है, लेकिन रियल में जो रहता है वो अलग ही रहेगी। यानी कोई चीज ऐसी हो जिसकी मैं मालिक हूं लेकिन उसको कंट्रोल कोई और कर रहा है, ऐसा। मुझे सिर्फ इतना ही हक है कि मुझे लास्ट में उस पर बस हाँ या ना का बस मुहर जैसे लगाना है। तो ऑफिशियली यानी जो ऑफिशियली इस चीज का कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, एग्जीक्यूटिव कौन होता है, वो हमारे होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं वो ऑफिशियली इस चीज के प्रधान होते हैं। और वास्तविक कौन होता है, हमारे पीएम होते हैं। कौन होते हैं, पीएम। इसमें देखिए हमारा जो भी हमारे देश में नियम कानून लाया जाता है वो कौन करता है, लाने का काम कौन करता है, पीएम करते हैं। बस राष्ट्रपति का क्या काम होता है, वो एज अ स्टैम्प उनको एक कहा जाता है, रबर स्टैम्प भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो कुछ डिसीजन नहीं लेते हैं, बस उनका यही काम होता है कि पीएम जो मतलब कुछ भी लॉ या फिर जो भी नियम कानून ला रहे उस पर इनकी सिग्नेचर, बस वो सिग्नेचर करने का ही काम करते हैं और उनको उससे ज़्यादा कुछ और नहीं करना रहता है। वो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पेंडिंग रख देंगे, लेकिन ये उन्हें मतलब पेंडिंग रखने से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। वो पेंडिंग रखें, एक दिन उन्हें क्लियर करना ही रहता है। तो वो उनका इतना ही, उनको रबर स्टैम्प इसलिए कहा जाता है कि रबर स्टैम्प यानी वो एक मुहर का काम करते हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो सब चीज़ रहती है इसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो पीएम जो हमारे पीएमओ रहते हैं वही इस चीज़ को वास्तविक यानी वास्तविक रूप से कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं, पीएम हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और ऑफिशियली राष्ट्रपति होते हैं जो कि रामनाथ कोविंद इस वक्त हैं, एट द प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। और उसके बाद आता है इसमें मतलब ये तो हो गया इनके काम कि ये रियल नहीं होते हैं, ये ऑफिशियली होते हैं, ये रियल में काम ये करते हैं लेकिन नाम इनका रहता है। काम ये करेंगे, नाम इनका रहेगा, इनके नाम पे ये काम करेंगे सब कुछ। इनको बस साइन करना रहता है उस चीज़ को कि हाँ ये हो गया, पास हो गया, कोई नियम या फिर कोई भी ऐसा जो लॉ हो जो पास करने का काम करते हैं बस। उसके बाद आता है हमारा 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, सो मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगी, जिससे आपकी जो भी मतलब जो भी आपकी ऐसे रहे जो कॉम्प्लिकेशन हो या फिर जो भी आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा नहीं, ये नहीं समझ में आएगा, नहीं मैं इतना डिटेल में आपको इतना इंटरेस्ट के साथ जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतने इंटरेस्ट के साथ अगर आप समझेंगे
तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो अब हम राष्ट्रपति का निर्वाचन देखेंगे। अब मैं इसमें आपको बता दूं कि ये हो गया हमारा, इसका प का पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, और न से क्या है, निर्वाचन। ये निर्वाचन, ये हो गया न, 54 न। तो अब मैं बताती हूँ कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। एक तो करते हैं हमारे निर्वाचन आयोग, और दूसरा निर्वाचक मंडल। ये निर्वाचक मंडल को एक और इलेक्ट्रॉल भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोलर कहा जाता है, इलेक्ट्रोलर, यार वहां पे लगा दिया मैंने। और अब मैं इसको बताती हूँ कि ये दोनों ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति को चुनने का काम करते हैं। तो अब इसमें ये दो तो काम होता है इनका चुनने का। तो निर्वाचक जो मंडल है वो मेन चुनता है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के अंदर भी कुछ लोग मतलब जो चुनते हैं मेन वो, तो निर्वाचक मंडल के अंदर कौन चुनते हैं, देश की जो संसद है, संसद जो है वो राष्ट्रपति को चुनती है। क्योंकि डायरेक्टली हम राष्ट्रपति नहीं चुनते, वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। हम डायरेक्टली उन्हें वोट नहीं करते हैं कि हाँ ये राष्ट्रपति के लिए वोटिंग हो रही है, नहीं, हम डायरेक्टली पीएम के लिए वोट करते हैं। ये इनका चुनाव इनडायरेक्टली होता है। तो इनका चुनाव करने के लिए इनडायरेक्टली संसद एक घर, मान लीजिए एक घर है और घर के दो पार्ट, किसी भी घर के दो पार्ट्स, ये मान लीजिए घर है, ये गोल घर है, संसद यानी एक संसद गोल, ये पूरा घर है, संसद है। संसद में दो घर, एक क्या होता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ये मैं ड्राइंग थोड़ा बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। आपको भी सेम टू सेम अपने समझने के लिए अगर आप ऐसे रखेंगे ट्रिक्स तो आपको बाद में आसानी से पढ़ने में आसानी होगी। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ये दोनों एक होते हैं। संसद से कौन चुनता है, लोकसभा और राज्यसभा, एक सेंट्रल लेवल पे मतलब चुनने का काम इनका होता है। उसके बाद जो राज्य होते हैं, राज्य में से कौन चुनता है, राज्य देश से तो संसद चुनता है, और राज्य से कौन चुनता है, विधान मंडल। तो ये हमारा विधानमंडल का एक घर हो गया, मान लीजिए ये घर हो गया बड़ा सा। इसके भी दो पार्ट, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव बोल रही हूँ मैं, ये होता है विधान सभा। ये लेजिस्लेटिव कहाँ आएंगे इसमें, विधान सभा, विधान परिषद, ये दो होते हैं, विधान सभा और विधान परिषद। क्योंकि पूरा डिटेल में यहाँ लिखना बहुत पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, विधान सभा और विधान परिषद। तो ये दो होते हैं विधानमंडल में। इसमें भी विधानसभा को तो हक है कि वो मतलब राष्ट्रपति का चुनाव में भाग ले, लेकिन विधान परिषद को जो है उसे नहीं हक है कि वो मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले। इस क्यों, आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों आखिर ये ले सकते तो ये क्यों नहीं, और यहाँ तो दोनों ले रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 7 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद है। 7 सिर्फ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद है। तो अगर ये इनको भी भाग दिया जाएगा तो वो ऐसे जो स्टेट इनके अलावा 7 के अलावा जो है जहाँ पे विधान परिषद नहीं है, तो उनके साथ तो ये नाइंसाफ़ी हो गई, ये एक पक्षपात जैसा हो गया। इसीलिए क्योंकि ये 7 ही स्टेट में है तो इन्हें इस चीज़ में भाग लेने का हक नहीं है। और विधान परिषद जो है वो यूपी, बिहार, झारखंड ये सब जगहों पर है। पहले जम्मू कश्मीर में भी था लेकिन अब वो तोड़ दिया गया है वहाँ से, क्योंकि अब वहाँ पे विधान सभा है सिर्फ। ये इसलिए इस चीज़ में इन्हें भाग लेने का नहीं मतलब हक है। तो ये तो हुआ यहाँ पे। और ये जो लेजिस्लेटिव लोकसभा और राज्यसभा और विधान परिषद और विधानसभा है, इसको मैं यहाँ डिटेल में बताऊंगी। तो फिर राष्ट्रपति में बता रही तो वो क्या होगा, तो वो पूरा टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। आपको फोकस मेन किस पे करना है, राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट से रिलेटेड चीज पे ही सिर्फ आपको फोकस करना है। बाकी जो चीजें मैं बोल रही है विधानसभा और विधान परिषद, ये डिटेल में मैं आपको आगे लेक्चर में आएंगे, इन सब के बारे में भी डिटेल मैं आपको समझा दूंगी। यहाँ पे सिर्फ आपको राष्ट्रपति के बारे में ही ध्यान देना है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन भाग ले सकता है और कौन कौन भाग नहीं ले सकता है। तो ये हो गया हमारा विधान मंडल। ये क्या हो गया? विधान मंडल। विधान मंडल में मतलब कौन कौन ले सकता है? एक तो हो गए ये लेने वाले जो भाग ले सकते हैं वो। तो पहले कौन ले सकते हैं? राज्यसभा। दूसरा लोकसभा। तीसरा विधानसभा। ये तो लोग हुए जो लेने वाले हैं। ये लोग ऐसे हैं जो ले सकते हैं। अब भाग ना लेने वाले मैं आपको डिटेल में इसलिए लिख के बताऊं जिससे आपको आसानी हो याद करने में। और ऐसे ही ड्राइंग आपको अगर ना आए तो मैं जिससे बना रही हूँ वैसे बनाइए। अगर इससे भी डिफरेंट आपके पास कोई आइडिया है तो आप मुझे भी बताइए, मैं भी उस चीज़ को फॉलो करूँगी। और जो नहीं ले सकते वो हैं राज्यसभा में दो जो एंग्लो इंडियन होते हैं। दो ऐसे राज्यसभा से जो ऐसे होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं। वो एंग्लो इंडियन उन्हें कहा जाता है जो हमारी आज़ादी से पहले जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे तो कुछ अंग्रेजों ने ऐसा किया कि हमारे देश की जो महिलाएं थी उनके साथ उन्होंने शादी कर ली। तो उनके जो बच्चे होंगे यानी उनकी जो मतलब पीढ़ी होगी उन्हें क्या कहा जाएगा? एंग्लो इंडियन। वो एंग्लो इंडियन है। तो दो एंग्लो इंडियन जो राज्यसभा से आते हैं और इनका चुनाव कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? इन्हें चुनने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। और उसके बाद आता है हमारा लोकसभा। लोकसभा में कौन? लोकसभा में 12 मनोनीत व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? 12 मनोनीत व्यक्ति। अब मनोनीत व्यक्ति में आप सोच रहे होंगे कि कौन? वो ऐसे लोग जो अपनी फील्ड में बहुत ही स्पेशलिस्ट हो, बहुत ही अच्छे अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को 12 ऐसे लोग चुने जाते हैं। जैसे अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई फिल्म इंडस्ट्री से बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उनमें से एक, या फिर कोई वैज्ञानिक के रूप में से अच्छा काम कर रहा है वो, या फिर कोई समाज के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है वो। तो ऐसे लोग जो अपनी फील्ड में एकदम स्पेशलिस्ट हैं, जो उसी के लिए एकदम निष्पक्षतापूर्वक काम कर रहे हैं, मतलब एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो इन्हें भी जो मनोनीत व्यक्ति इन्हें भी चुने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इन्हें भी कौन चुनता है? राष्ट्रपति। और विधानसभा तो भाग लेगी, लेकिन इसके अलावा कौन नहीं लेगा? विधान परिषद। विधान परिषद इन सबको जो भी ये हैं इनको भाग लेने का अधिकार नहीं है। इसका मैंने बता दिया पीछे ही, क्योंकि ये 7 ही स्टेट में है इसलिए इन्हें नहीं दिया जाता है और विधानसभा को दिया जाता है। बाकी क्योंकि ये दो एंग्लो इंडियन होते हैं, इन्हें चुने का काम राष्ट्रपति करते हैं। तो अगर इन्हें भी इस चीज़ में भाग लेने दिया जाएगा तो अगर मान लीजिए मुझे कोई चुन रहा है, मुझे कोई सिलेक्ट कर रहा है, तो क्या मैं उसके खिलाफ वोटिंग कर पाऊंगी? नहीं करूंगी।
इसलिए इन्हें इसमें भाग नहीं लेने दिया जाता है, जिससे वो निष्पक्षता पूर्वक कोई भी ऐसा पक्षपात ना हो, इस तौर से मतलब चुनाव हो जाए, इसलिए इन्हें भाग नहीं लेने दिया जाता। वैसे ही 12 जो मनोनीत व्यक्ति होते हैं उन्हें भी राष्ट्रपति चुनते हैं, उन्हें भी भाग नहीं लेने दिया जाता है, जिससे एक अच्छे तरह से वोटिंग हो सके, जो राष्ट्रपति हमारे चुने जाते हैं वो एक सही तरीके से चुने जा सके। इसलिए इन्हें भाग नहीं लेने दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनका जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वोटिंग कैसे होती है, कैसे वोट दिया जाता है, उनकी वोटिंग की गिनती कैसे होती है, उन्हें वोट कैसे दिया जाता है, वो मैं बताऊंगी। तो इनके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एकल संक्रमणी, एक होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा हमारा होता है अनुपातिक प्रणाली। अनुपातिक क्या, अनुपातिक प्रणाली। ये अब इन दोनों का मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, क्योंकि ये हिंदी में है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या है। पहले तो मैं इसका इंग्लिश लिख देती हूँ। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल। सिंगल ट्रांसफरेबल, और इसको क्या कहते हैं, प्रीफरेबल, इसको प्रीफरेबल। इसमें डिफरेंस क्या होता है अब मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अनुपातिक प्रणाली से होता है। किससे होता है, अनुपातिक प्रणाली से। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ये कैसे अनुपातिक प्रणाली यानी प्रीफरेबल कैसे होता है, ये जो सिस्टम है वो कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव। अगर ये इस अनुपातिक प्रणाली से बता रही हूँ कि मान लीजिए एक ए इंसान उठे हैं, ये बी इंसान कोई उठा है और ये सी इंसान उठा है, तो इन्हें वोट देने का काम कौन करते हैं, वोट देने का काम तो मैंने बता ही दिया कि कौन कौन करते हैं। उसके अलावा अब इन्हें वोट, मान लीजिए 3 ऐसे सदस्य उठे हैं तो इन्हें वोट देने को कहा जाएगा। तो अगर मैं पीएम के लिए वोट दिया जाता है तो वो कैसी होती है, एकल प्रणाली, मतलब एक ही जान को चुनना है। मैं किसी एक को ही पसंद करूंगी कि ये ए इंसान ही मुझे पसंद है, बाकी नहीं मुझे पसंद है, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगी कि इनको क्या करें, ऐसा किया जाता है। तो एकल यानी कोई भी एक सिंगल पर्सन को चुना जाता है कि नहीं मुझे ये एक ही इंसान पसंद है, दूसरा कोई प्रेफर मैं नहीं करूँगी, मुझे यही पसंद है तो यही पसंद है। जैसे कोई चीज़ को हम कहते हैं कि मुझे कोई चीज़ पसंद है, आपको भी कोई चीज़ पसंद आती है, नहीं मुझे यही पसंद है, इसके अलावा मैं ऑप्शन नहीं दे रही कि इनके अलावा कौन। वो होता है एकल यानी सिंगल ट्रांसफरेबल होता है। और प्रीफरेबल में क्या फ़र्क होता है, इसमें मान लीजिए मैं वोटिंग कर रही हूँ या फिर कोई आप ही कर रहे हैं, तो ये इनको मैं बोल रही हूँ कि बी को मैं फर्स्ट दे रही हूँ, क्योंकि अगर ये सिंगल प्रणाली होती तो क्या बोलते कि मैं इनको ही वोट दो या बस मैं नहीं दूंगी, अब मैं तो बाकी सब से मुझे मतलब नहीं, मैं तो जा रही हूँ। लेकिन क्योंकि फिर ये हमारी जो विधान जो मंडल है, निर्वाचक मंडल है, वो कहेगी नहीं ये आपका नॉर्मल वोटिंग नहीं है, क्योंकि हम तो वोट नहीं देंगे, हमारे जो सांसद जो हम चुन के भेजते हैं वो देते हैं, तो उन्हें कहा जाएगी ये नॉर्मल वोटिंग नहीं है, ये प्रीफरेबल वोटिंग है। इसमें आपको और भी ऑप्शन देने हैं। तो आप बताइए कि ये बाकी जो 2 बचे इनको आप कौन सी पोजीशन पे रखना चाहते हैं। तो बाकी इनको मैं मान लीजिए 1 लिख रही हूँ तो इनको 2 लिखूंगी और इनको बोलूँगी मैं 3rd पोजीशन पे। अगर ये जीते तो मेरे लिए, मैं इन्हीं को पसंद करी, मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, और अगर ये न जीते तो ये जीत जाए, ऐसा, और ये न जीते तो ये जीत जाए, ऐसा 3rd पोजीशन। और एक और मान लीजिए से और कोई आया वो वोट दे रहा है, तो वो बोल रहा है नहीं मेरा तो ये 1st रहेंगे, ये 3rd रहेंगे और ये 2nd रहेंगे। ये हो गया, ये तो हो गया। अब इसके बाद कोई एक और इंसान आया तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो है ना ये 2nd चाहिए, ये है ना 1st चाहिए, और ये है ना 3rd चाहिए, ऐसा। ये 3rd हो गए, ठीक है, ये 3rd हो गए। अब इसके बाद आता है कोई एक और इंसान आया, वो बोला नहीं मुझे है ना ये 1st चाहिए, ये 2nd चाहिए और ये 3rd चाहिए, ऐसा बोले, ठीक, ये हो गया। अब ये ऐसे वोटिंग होती है, ये नॉर्मल वोटिंग जैसी तो नहीं है ना, ये थोड़ी अलग रहती है राष्ट्रपति की वोटिंग। अब हम इसका काउंटिंग अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, काउंटिंग अगर करें तो कैसे की जाएगी,
तो काउंटिंग करने के लिए क्या किया जाएगा, जो फर्स्ट प्रणाली रहेगी, फर्स्ट जो प्रणाली रहेगी, फर्स्ट वोटिंग प्रोसेस में, फर्स्ट प्रणाली में पहली बार जो वोटिंग हुई, मतलब जो काउंटिंग हुई, तो उसमें क्या गिना जाएगा कि फर्स्ट पे किसको लग रहा है कि आपको फर्स्ट रखना चाहिए। ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहेगा ना, तो फर्स्ट किसको रखा जाए, एक मिनट, सॉरी, ये फर्स्ट नहीं, इन्हें मैं मान लीजिए इन्हें सेकंड कर रही हूँ, इन्हें फर्स्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट। तो अब अगर आपको कहा जाए कि इनका वोटिंग का मतलब काउंटिंग करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट किनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। तो फर्स्ट किसको, 1 2, इनके पास दो लोगों ने इन्हें फर्स्ट चुना है, तो ये पहली वोटिंग में ये जीते, ठीक है, पहली वोटिंग में तो ये जीते। उसके बाद बाकी अब सेकेंड वोटिंग की जाएगी, दूसरी बार में क्या होगा कि कौन, इनके अलावा कौन जीत सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, ये 2 बार 2 है, और एक बार मतलब ये थर्ड पोजीशन पे रखा गया है। तो सेकेंड इनको कहा जाएगा कि सेकेंड में ये सेकेंड होंगे, और ये तो लिस्ट से बाहर ही निकल गए फर्स्ट टाइम। और अगर थर्ड बार होगा तो कौन जीतेगा, थर्ड बार होगा तो कौन जीतेगा, बट अब इसलिए इनके पास देखिए 3 है, 2 बार है, थर्ड पोजीशन को 2 बार दी गई है, तो ये जीतेंगे, ये क्या होंगे, थर्ड होंगे। तो ऐसे होती है। और जितने लोग उठते हैं, जितने मतलब सदस्य उठ रहे हैं इस वोटिंग में, उतने बार ही ये मतलब काउंटिंग की प्रोसेस होते हैं। ये देखिए, ये 3 लोग उठे, इसलिए 3 बार ही होगा, जितने लोग उतने बार ये काउंटिंग मतलब होगी कि कौन ज़्यादा आएगा। तो अगर ये जीत रहे हैं तो ठीक है, ये दूसरे जीत रहे हैं तो ये नहीं जीते तो ये नहीं जीते तो ये। तो अब इसके बाद ये तो हो गई हमारी वोटों की काउंटिंग। इसके बाद इस पर एकल संक्रमणीय लगाया जाता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल होता है कि कौन से ऐसे इंसान हैं जो पहली बार में ही पूरी तरह से बाहर कर दिए गए। तो वो कौन है, वो है हमारे ये जो थर्ड पोजीशन पे आए हैं, इनका जो वोट रहेगा, इनका जो वोट है वो ये दोनों में बांट दिया जाएगा। उसको कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल, यानी आप ट्रांसफर कर दें इनका वोट, बाकी जो 2 सदस्य या फिर जितने भी सदस्य उनमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इनके वोट इनमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो उसको कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल, यानी इनका वोट इन दोनों में, बाकी जो 2 हैं या फिर जितने भी सदस्य रहेंगे उनमें बांट दिया जाएगा। तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको समझ में आए। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया और क्यों नहीं समझ में आया, तो मैं ज़रूर उसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। यही तो मेरा काम है कि मैं अच्छे से अच्छे आपको पढ़ाऊँ और जितना हो सके उतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और आपको समझ में आए। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी जो भी है वो मैं आगे के लेक्चर में, जो बचा हुआ है राष्ट्रपति का, वो आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था ये भाग 5 हम पढ़ रहे हैं, उसमें 52 से 151 तक है। और भाग 5 को क्या कहा जाता है, संघ यानी सेंट्रल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रल कहा जाता है। और इसमें राष्ट्रपति के लिए मतलब अलग अलग पार्ट्स हैं, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो पहला जो पार्ट है वो है राष्ट्रपति का, 52 से 61 तक है। और इसके लिए मैंने ट्रिक बताया, पकानी कोका दुयु दसम बताया, जिसका मैंने नीचे जो आर्टिकल हैं ये कैसे कैसे इसमें है फिट हो रहे हैं इस ट्रिक के अंदर, वो मैंने लिख के दिया है। और इसके बाद ये जो इसमें 52 है उसमें क्या बताया कि 52 को क्या कहा गया है, प यानी पद, यानी जो उनका पद है वो कहाँ से आया है, वो कहाँ से है, यूके के रानी से लिया गया है। और 53 जो है वो कार्यपालिका का प्रधान यानी एग्जीक्यूटिव कौन होता है। सो ऑफिशियली तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन रियल में जो वास्तविक रूप से होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे पीएम होते हैं। कौन होते हैं, पीएम होते हैं।
नाम तो सब काम जो भी होता है वो राष्ट्रपति के नाम पे किया जाता है, लेकिन रियल करता कौन है, डिसीजन कौन लेता है, वो लेते हैं हमारे पीएम लेते हैं। उसके बाद आता है 54 है राष्ट्रपति निर्वाचक, राष्ट्रपति निर्वाचन। उसमें कौन कौन लेते हैं, करते कौन है इनका निर्वाचन, निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग के बाद मतलब 2 लोग करते हैं, तो उसमें उसके बाद आता है निर्वाचक मंडल। निर्वाचन आयोग में निर्वाचक मंडल करते हैं। तो निर्वाचक मंडल जो इलेक्टोरल होते हैं उसमें भी देश से यानी सेंट्रल लेवल पे संसद से, यानी सेंट्रल लेवल पे संसद करती है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा करती है। कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा। ये हो गई लोकसभा, ये हो गई राज्यसभा। और हमारे जो राज्य से जो उनका इलेक्शन करते हैं वो विधानमंडल होती है। विधानमंडल यहाँ तो संसद में से और यहाँ विधानमंडल में से, यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद 2 होते हैं। लेकिन मैंने बताया कि विधान परिषद को इनके वोटिंग में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 7 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद है। सो ये एक तरह से पक्षपात जैसा हो जाएगा बाकी स्टेट के साथ, इसलिए सिर्फ विधानसभा को इसका अधिकार है। विधान परिषद को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले। और उसके बाद मैंने बताया कि विधानमंडल में कि कैसे कैसे किनको किनको भाग लेने के लिए अधिकार दिया गया, तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। और किनको भाग नहीं लेने का अधिकार है, वो 2 एंग्लो इंडियन, 12 मनोनीत व्यक्ति जो राष्ट्रपति इन्हें चुनते। जिन्हें राष्ट्रपति चुनेंगे तो वो क्या उनके भाग, पहले तो यही सोच ले मेरा चुनाव है तो क्या मैं जिनको लाऊंगी वही मुझे वोट देंगे, तो वो तो मेरे तरफ ही देंगे ना, दूसरी तरफ नहीं देंगे, इसलिए उन्हें तो अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है विधान परिषद को, जो कि कम 7 स्टेट में, इसलिए उन्हें नहीं दिया जाता है। उसके बाद इनका वोटिंग सिस्टम कैसा होता है, एकल संक्रमणी और अनुपातिक प्रणाली, जिसमें अनुपातिक प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी वोटिंग होती है। वोटिंग में मैंने बताया डिफरेंस क्या है कि मतलब एक प्रेफरेंस देना रहता है कि आप फर्स्ट किसको रखना चाहते हैं, सेकंड किसको, थर्ड किसको। उसके बाद उस हिसाब से करने के बाद लास्ट में वोटिंग होती है। जितने पर्सन उतनी स्टेज में वोटिंग होएगी, उतने पार्ट्स में वोटिंग होएगी। मतलब अगर 3 पर्सन है तो 3 स्टेप में वोटिंग होएगी। और उसके बाद जो लास्ट पर्सन, जो पहली बार में एकदम अलग कर दिया गया है, उसके जो वोट है वो बाकी 2 में बांट दिए जाएंगे। ऐसा इस एकल संक्रमणी यानी सिंगल ट्रांसफरेबल पद्धति के तहत किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और मैं जितना हो सके उतना आपको डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे आपको मेंस में भी हेल्प हो। जो मैं ज़्यादातर मैं डिटेल्स में ही लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको अगर ऐसा मैं बोलूँ कभी कभी ऐसा नहीं सुनने में है, तो मैं ज़्यादातर तो बोलती भी रहती हूँ और लिखती भी। और अगर फिर भी कुछ लिखने से छूट जाता तो आप लोग ध्यान से सुनिए, वीडियो को पॉज कीजिए, बैक लीजिए, स्लो कीजिए, सब कुछ आपके हाथ में कंट्रोल है। मैं तो बस बोलूँगी मेरा सब कुछ कंट्रोल आपके हाथ में। सो आप पीछे और बैक जैसे चाहें वैसे करके आराम से सुन के लिखिए, जो भी छूट जा रहा है वो भी, और जो मैं लिख दे रही हूँ वो तो है ही। और आपको नोट्स रोज बनानी है। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपके लिए बेनिफिशियल है, सो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो भी आपके पहचान वाले उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय।